नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक नए आसन की चर्चा करेंगे। उस आसन का नाम है मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन बहुत प्रशंसित आसन है और यह आसन उन 5 आसनों की एक श्रृंखला में आता है कि जिनका अभ्यास किए बिना हमारा आसन पूर्ण नहीं होता है। वास्तव में 5 प्रकार के आसन होते हैं। पहला आसन है जिसमें हम आगे की ओर झुकते हैं और आगे की ओर झुकने के अनेकों आसन हैं। फिर उसके बाद दूसरा आसन है जिसमें हम पीछे की ओर झुकते हैं। पीछे के झुकने के भी अनेकों आसन हैं। तो हमें आगे की ओर झुकने का आसन भी रोज रोज जरूर करना चाहिए और पीछे के झुकने के आसन भी रोज रोज जरूरी करने चाहिए। तो इस तरह से 2 प्रकार के आसन हुए। तीसरा आसन है कि हमें साइड की ओर झुकना चाहिए। साइड की ओर झुकने के आसन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे आप त्रिकोण आसन आदि करते हैं या तिर्यक ताड़ासन आदि करते हैं, तो वे भी बड़े आवश्यक आसन हैं क्योंकि उससे हमारी साइड की मसल्स और साइड के अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के आसन हुए। चौथे प्रकार का आसन है कि जिसमें हम ट्विस्ट करते हैं। यदि ट्विस्ट करने वाले आसन न किए जाएं तो हमारे आसन पूर्ण नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने संपूर्ण आसनों में से जो भी हम रोज दैनिक जीवन में अभ्यास करते हैं उसमें ट्विस्ट करने वाले 1-2 आसन हमें जरूर जोड़ने चाहिए। तो यह आसन ट्विस्ट करने वाला आसन है। अपने मेरुदंड को, स्पाइन को हम वक्राकार करते हैं तो इसीलिए इसको मेरु वक्रासन कहते हैं। और जो हमारे आवश्यक प्रकार के आसनों में जो 5वां आसन है वह है इन्वर्जन वाले पोज, उल्टे होने वाले पोज। जैसे सर्वांगासन हो गया, विपरीत कर्णी मुद्रा हो गई या शीर्षासन हो गया। इस तरह के जो आसन जिसमें हम उल्टे हो जाते हैं वह 5वां प्रकार का आसन है। तो इस तरह से 5 प्रकार के मूलतः आसन होते हैं और उन 5 प्रकार के आसनों में हम लोग आज उस ट्विस्ट आसन की चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है मेरु वक्रासन। यद्यपि ट्विस्ट करने वाले अनेकों आसन हैं लेकिन यह सरलतम आसन है, तो हम सरलतम से शुरू करते हैं। तो उस आसन के अभ्यास की विधि हम देख लेते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। तो दोनों पैरों को हम आगे की ओर करके दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को हमने सामने किया। अब दोनों हाथों को पीछे से इस तरह से कर लें, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। थोड़ा सा चेस्ट आगे की ओर हो और अब आप आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। और इसके लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले आप 1-2 लंबी और गहरी श्वास लेंगे। इस गहरी श्वास के बाद अब अपने मन को आप सजग बनाएंगे क्योंकि जो कुछ भी करने चल रहे हैं मन उस पर सजग होना चाहिए। अगर मन सजग नहीं है तो वह सिर्फ व्यायाम ही होता है, वह योग नहीं होता है, योगासन नहीं होता है। तो हमने सजगता बरती। अब पूरे आसन के दौरान हम सजग रहेंगे। जब आप सजग रहते हैं तो गलतियां नहीं हो सकती हैं। जब आप असजग होते हैं तभी गलती होती है। तो आइए हम सजग रहते हुए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अपने दाहिने पैर को हम घुटने से मोड़ लें। आप बाएं पैर को भी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम दाएं पैर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए अब हम दाहिने पैर को घुटने से इस तरह से मोड़ा कि हमारा ये पंजा बिल्कुल थाई के पास आ गया, थोड़ा सा घुटने के अंदर, और इस पैर का घुटना यानी दाहिने पैर का घुटना वह चेस्ट के पास आ गया। अब इसके अभ्यास के 2 वेरिएशन हैं। एक वेरिएशन में हम अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं। चूंकि ये दाहिना पैर हमारा ऊपर है तो हम इसका अपोजिट वाला हाथ यानी बायां हाथ इस तरह से ऊपर उठा करके यहाँ पर रखते हैं और दाहिने हाथ को इस तरह से पीछे ले जाते हैं।
जितना पीछे ले जा सकें, और अपनी पूरी बॉडी को, चेस्ट को ट्विस्ट करते हैं पीछे की ओर, जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाएंगे और पीछे की ओर हम देखेंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर धीरे धीरे अनुभव करते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने दाहिनी तरफ किया। अब यही चीज़ हम बाईं तरफ भी कर सकते हैं। बाएं पैर को हमने घुटने से मोड़ा, क्योंकि इस आसन में बात हुई थी कि जब आप बाएं पैर को मोड़ेंगे तो दाहिना हाथ लाएंगे अपोजिट वाला, तो हम अपोजिट वाला हाथ यहाँ ला करके और बाएं वाला हाथ पीछे ले जा करके थोड़ी देर के लिए जितना ट्विस्ट कर सकते हो करके हम थोड़ी देर के लिए रुक जाए यहाँ पर। और फिर अनुभव करते हुए वापस आ जाए। एक तो प्रकार यह है। दूसरा इसका वेरिएशन है कि जैसे हमने दाहिने पैर को मोड़ा घुटने से, अब हम इस पैर के पंजे को बाएं घुटने के पार इस तरह से रख दें और फिर बाकी सब कुछ वैसे ही है। जैसे हमारा ये दाहिना पैर हमने ऊपर रखा है तो बाएं हाथ को लाएं यहाँ पर और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे रख लें और ट्विस्ट कर लें, या पीठ के पीछे ज़मीन पर रख सकते हैं या पीठ पर हाथ को रख सकते हैं। यहाँ हम रुक करके थोड़ी देर के लिए इसका अनुभव करें। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। और अगर आप साइड में देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। यह हाथ को पीछे यहाँ रखा है पीठ में, और इसकी अंतिम स्थिति में हम दोनों हाथ इस तरह से ला करके पकड़ते हैं। यहाँ आप इस तरह से देख सकते हैं। वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से हमारा यह मेरु वक्रासन हुआ। मेरु वक्रासन, जैसा कि मैंने बताया कि जो 5 प्रकार के आसन होते हैं, उन 5 प्रकार के आसनों में एक अपने स्पाइन को ट्विस्ट करने वाला आसन हमें जरूर जोड़ना चाहिए। और मेरु वक्रासन चूँकि सरल आसन है, बहुत सरल है, तो इसलिए ये सारे लोग इसको जोड़ सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा और कठिन कर सकते हों, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, तो वे उन्हें भी जोड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लें। यह स्पाइन को ट्विस्ट करता है और पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करता है। तो स्पाइन से संबंधित जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उन सब की एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि स्पाइन से ही नर्व्स शरीर के हर एक अंगों में गई हैं। हमारे आंतरिक अंगों में जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें भी गई है, और हाथ पैर आदि में तो गई ही गई है। तो जब स्पाइन से ही नर्व्स गई हैं और स्पाइन को आपने ट्विस्ट किया, उनको एक्टिव किया, उनकी बाधा को दूर किया, तो आपके नर्व्स में जो बाधाएं हैं वे भी दूर हो जाती हैं। चूँकि उनमें खिंचाव होता है तो उनमें जो भी अवरोध है वह दूर हो जाता है, और इससे सारे अंगों में जो चेतना शक्ति है, या आप जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, वह अबाध गति से पहुंच जाती है। अन्यथा वह अवरोध के कारण रुकी रहती है और इसीलिए वे सारे अंग शिथिल पड़े रहते हैं। जब आप उनको खिंचाव दे देते हैं तो उन अंगों में चेतना शक्ति बढ़ जाती है, उनमें प्राण शक्ति बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, तो वे बड़े मजबूत हो जाते हैं। या आप यूँ कहें कि उनमें एक्टिवनेस आ जाती है। और फिर आपके अंदर, जैसे आप चाय या कॉफ़ी आदि पीते हैं तो आपको तुरंत आपके अंदर नई चेतना आ जाती है, यद्यपि वह नुकसान भी करता है। लेकिन इसको जब आप करते हैं तो आपके अंदर तुरंत चेतना शक्ति आती है, और यह चेतना शक्ति आपको फ़ायदा करती है,
आपके लिए आपको एक्टिव कर देती है, आपके ब्रेन को अच्छी तरह से संचालित कर देती है, आपकी निर्णय क्षमता को बदल देती है। तो इस तरह से यह आपके अंगों को प्रभावित करती है। तो चूँकि शरीर के सारे नर्व्स जो है उनको प्रभावित कर रही है, तो इसलिए शरीर के सारे अंगों को थोड़ा बहुत ये प्रभावित करती है। कोई भी अंग ऐसे नहीं है जो प्रभावित ना होते हों। लेकिन कहा यह जाता है कि यह हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, इनको प्रभावित करती है, हमारे लीवर को प्रभावित करती है। जो सबसे ज़्यादा यह प्रभावित करते हैं जिस अंग को, वह है पैंक्रियाज। कहते हैं कि जिन्हें डायबिटीज़ का रोग हो, यदि वे इसको करें तो निश्चित रूप से उनके डायबिटीज़ को ठीक करने में या उनकी दवाइयों के डोज को कम करने में यह मदद करता है। स्प्लीन के लिए भी बहुत अच्छा है। रीढ़ के लिए, जिनको रीढ़ में दर्द होता हो, पीठ में दर्द होता हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। यदि वे नियमित अभ्यास करें तो निश्चित रूप से पीठ के दर्द से उन्हें 100% निजात मिल जाएगी। और पेट आदि में जिनको दर्द करता हो या चेस्ट में दर्द करता हो, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। इनकी मसल्स में अगर कहीं कोई पेन है तो इसके लिए बहुत उपयोगी आसन माना जाता है। सरल आसन भी है, तो इसलिए हम सब लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने अभ्यास के क्रम में इसको हमें ज़रूर जोड़ना चाहिए। सावधानियों की चर्चा करें तो यह विशेष ऐसा आसन नहीं है कि जिसमें कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता हो। बस इसमें करने में ज़बरदस्ती ना किया जाए। जितना हमसे हो सके हम उतना ही करें। तुरंत हम एडवांस स्थिति में आने का प्रयास ना करें। तो धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना करें। तो इस आसन के करने में कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।